लो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी विद इन द एटम्स और इससे हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हूं आपका टीचर अली दरा। तो लेट्स स्टार्ट। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, ठीक है, वो हेजनबर्ग ने दिया और हेजनबर्ग कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position and momentum is approximately equal to Planck's constant। किसके इक्वल होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। मसलन पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली नहीं मेजर कर सकते। अगर हम मेजर करेंगे तो उसमें एरर आएगी या अनसर्टेनिटी आएगी। वो अनसर्टेनिटी नियरली इक्वल टू द आर्डर ऑफ द क्या होगी? प्लैंक्स कांस्टेंट होगी। यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम नियरली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, जो कि जूल सेकेंड यूनिट एंगुलर मोमेंटम का भी होता है। एंगुलर मोमेंटम ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में आ सकता है। नियरली इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, और यानी कि जितनी अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है नियरली इक्वल टू क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच कट। ठीक है, ये अनसर्टेनिटी थी किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी को लेकर हम, इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? एटम के अंदर क्या होगी? अनसर्टेनिटी होगी। ठीक है, और वो अनसर्टेनिटी क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, अब मैं बोल क्वेश्चन लिख लूँगा, इज द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास एटम और ये एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है डेल्टा एक्स, वो 10⁻14 या 15 के ऑर्डर में होता है। ये दिन में बिठा लीजिए। क्लियर हो गया? अब मैंने अजम्पशन करनी है, अजम्पशन करके कि इतना इसका साइज़ है, इतने मीटर, और उससे मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करूँगा। क्या चीज़ कैलकुलेट करूँगा? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए मैं इलेक्ट्रॉन की क्या करूँगा? स्पीड कैलकुलेट करूँगा। अगर स्पीड करेक्ट आ गई, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो मैंने अजम्पशन की है, ठीक है, तो अजम्पशन मैं ये कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको अजम्पशन करते हुए अगर रिजल्ट ठीक आ जाए तो समझे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो फिर देखते हैं। मैंने अजम्पशन की कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है विद इन द न्यूक्लियस है और 10⁻14 मीटर के अंदर है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ से डेल्टा वी डेल्टा एम आ जाएगा मोमेंटम की जगह, और डॉट डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली प्लैंक्स कांस्टेंट, और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H/m इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया? एच यहाँ पर क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और डेल्टा एक्स क्या है? पोजीशन किसकी? इलेक्ट्रॉन की। उस पोजीशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पोजीशन मेरे पास क्या आई है?
पोजीशन क्या है 10⁻⁻14 मीटर, और यहाँ से जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकली इसको हल करते हुए वो निकली 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। कितने लगी? 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। ये हमने स्पीड कैलकुलेट की। अब देखना ये ठीक है कि नहीं स्पीड। चलो जी, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मुर्शिद के ऊपर चले जाते हैं। मुर्शिद आइंस्टाइन, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका पास्टुलेट है एक, ठीक है, कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्पीड है वो लाइट की है, और वो कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज़्यादा किसी चीज़ की स्पीड नहीं है, ये ध्यान में रखिए। इससे ज़्यादा स्पीड एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी निकली? 10 × 10, और इसकी स्पीड कितनी है लाइट की? 10⁻। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की स्पीड किससे चली गई है? ग्रेटर स्पीड ऑफ लाइट से, जो इससे क्या होगा? कंट्राडिक्ट कर। मतलब ये क्या हुआ? गलत। अगर जो रिजल्ट निकला है वो गलत है तो इसका मतलब हमने जिसको बेस बनाकर निकाला है वो भी क्या है? गलत। हमने बेस क्या बनाई थी कि इलेक्ट्रॉन इतनी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन इसके अंदर अंदर कहीं पाई जा रही है, ठीक है। और इसको बेस बनाकर हमने ये निकाला, इसका मतलब रिजल्ट गलत निकला तो इसका मतलब क्या है? उसकी बेस ही क्या है? गलत है। जो हमने अजम्पशन ली थी वो रॉन्ग अजम्पशन थी, ठीक है। अब हम सेकंड अजम्पशन लेने लगे हैं। क्या इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है? क्या इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है? देखते हैं। ये एटम, और साइज ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर होता है। एटम की बात कर रहा हूँ, अंदर ये न्यूक्लियस है, इसको नहीं डिस्कस नहीं करना। आज अब्जम्पशन ये ले रहा हूँ कि 10⁻⁻10 मीटर के अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी उसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है, इतना एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हो गया? अब ये अजम्पशन लीजिए, अगर इससे आंसर ठीक आया तो समझिए ये अजम्पशन भी क्या है? ठीक। स्पीड कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, ठीक है। और मोमेंटम है तो डेल्टा वी इंटू एम आ जाएगा और डेल्टा एक्स आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच। यहाँ से डेल्टा वी कैलकुलेट करना है तो एच ओवर डेल्टा वी इंटू क्या आ जाएगा? एम। और एच कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। क्लियर हो गया? ये एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितनी है होगी मेरे पास? 10⁻⁻10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। क्लियर हो गया? इससे जो आंसर निकला वो 1.46 इंटू 10⁻⁻ जो है 7 निकला मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर पर सेकेंड ये आंसर निकला है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट क्या कहती है आइंस्टाइन? 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब देखें ये वाली स्पीड जो है लाइट की स्पीड से क्या है? कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने जो रिजल्ट निकला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन वो स्पीड ऑफ लाइट से कम निकला और ठीक निकला। इसका मतलब ये रिजल्ट ठीक है, तो ये जिसके ऊपर बेस कर रहा है वो भी क्या है? ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम एग्जिस्ट कर रहा होता है लेकिन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं। न्यूट्रॉन जब टूटता है तो एक प्रोटॉन बनता है और साथ ही क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन बनता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी टाइम बीटा रेज की शक्ल में न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये किसके साथ अनसर्टेनिटी है? इलेक्ट्रॉन के साथ अनसर्टेनिटी है। इलेक्ट्रॉन में अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? एटम के साथ बच्चों क्या है? अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, ठीक है। अभी हम साथ पढ़ने लगे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर ले और जो है कॉपी पेंसिल निकाल के अब शॉर्ट क्वेश्चन भी नोट करिएगा, ठीक है। जी बच्चे, अभी हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन सेवरल असम्पशन, डू एनी ऑफ दीज कंट्राडिक्ट विद द क्लासिकल फिजिक्स?
क्या कहते हैं बोहर थ्योरी जो है बहुत सारे अजम्पशन पर है, लेकिन कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसा रिजल्ट है, कोई ऐसी अजम्पशन है जो किसके साथ कंट्राडिक्ट करी हो? क्लासिकल थ्योरी के साथ। यस है। कौन सी है बच्चे? क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न। पहले मैं क्लासिकल की बात करने लगा। ये क्लासिकल, इधर सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस होता है, एटम का स्ट्रक्चर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। कहता है मुसलसल इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है और अपनी एनर्जी क्या करता रहता है? रिलीज करता रहता है, रेडिएट करता रहता है। क्या करता रहता है? रेडिएट। जब वो रेडिएट करता रहता है और एट द एंड वो न्यूक्लियस में जाकर क्या हो जाता है? गिर जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा रेडिएट करता रहता है, फिर बोहर ने कहा कि रेडिएट करता रहता है तो एट द एंड उसको क्या करता है? एनर्जी खारिज करते करते न्यूक्लियस के करीब और एंड पर न्यूक्लियस पर जाकर गिर जाएगा और एटम का कंसेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। ये रदरफोर्ड ने कहा था, ये क्लासिकल फिजिक्स है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जब भी एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी क्या करता है? रेडिएट करता है। जब ये गोल घूम रहा है तो एक्सेलरेट ही कर रहा है। ठीक है, जबकि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है, मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है, ये सेंटर में न्यूक्लियस और इसके बाहर ये क्या है? शेल। एक ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो डज नॉट रेडिएट दी एनर्जी, तो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। क्लियर हो गया? एनर्जी रेडिएट नहीं करता। इसने एनर्जी रेडिएट तब करनी है जब ये हायर ऑर्बिट से क्या आएगा? लोअर ऑर्बिट में आएगा। जब ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी क्या करेगा? रेडिएट करेगा। एक ऑर्बिट में रहते हुए इसकी एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। वो एनर्जी खारिज ही नहीं करता। ये कंट्राडिक्ट था जो क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय लाइन स्पेक्ट्रम? हाउ लाइन स्पेक्ट्रम कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे यूज़ होता है? सबसे पहले लाइन स्पेक्ट्रम देखें। लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है, अ स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ डिस्क्रीट लाइंस, ठीक है, ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ये डिस्क्रीट लाइंस होती है, ठीक है, यानी कि कलर्स की डिस्क्रीट लाइन हमें आउटपुट के ऊपर मिलती हैं और जिनकी क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ होती है, ठीक है, ऑफ एमिटेड रेडिएशन। अब ये किस तरह आइडेंटिफिकेशन करती हैं? जाहिर बात है, वेवलेंथ होगी तो साथ उस वेवलेंथ की स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी होगी। देखिएगा ज़रा, ये एक एलिमेंट, इसका पहला शेल ये और दूसरा शेल ये इतनी दूर। क्लियर हो गया? ये एक एलिमेंट और इसका पहला शेल ये दूसरा शेल, ठीक है। एक एलिमेंट ये न्यूक्लियस और इसका ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। क्लियर हो गया? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो एनर्जी स्टेट का डिफरेंस है, ये एक जैसा नहीं होता। जब एनर्जी स्टेट का डिफरेंस एक जैसा नहीं होता तो जब ट्रांजिशन होती है तो वहाँ से जो फोटॉन निकलता है वो HF, ठीक है, और hc/λ, उसकी जो वेवलेंथ होती है हर एक की क्या होती है? डिफर होती है। यहाँ पर ट्रांजिशन होगी तो इसकी लैम्डा डिफरेंट होगा, यहाँ पर ट्रांजिशन होगी तो इसका लैम्डा क्या होगा? डिफरेंट। हम इस लैम्डा से हम क्या हासिल करते हैं? स्पेक्ट्रम। और जब स्पेक्ट्रम हासिल करते हैं तो हम फिर उस स्पेक्ट्रा से क्या लगाते हैं? उस स्पेक्ट्रम से अंदाज़ा लगाते हैं ये कौन सा एलिमेंट है। हर दुनिया में नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं हर एक का स्पेक्ट्रम क्या होता है? डिफरेंट होता है, क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी स्टेट्स क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। इसलिए हम वहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वाला एलिमेंट और है, ये वाला एलिमेंट हो रहा है, ये वाला एलिमेंट और है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, कैन इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन अब्सॉर्ब अ फोटॉन ऑफ 13.6 एनर्जी और ग्रेटर देन? बच्चे ये देखिए, ये हाइड्रोजन एटम और इसकी ग्राउंड स्टेट में जाने के लिए कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या है? रिक्वायर्ड होती है, ठीक है।
अगर एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जाकर टकराया और एनर्जी क्या होगी ग्रेटर होगी, तो कहता है इतनी तो ट्रांजिशन के लिए रिक्वायर्ड होगी या इसमें रिवॉल्व करने के लिए मिनिमम एनर्जी ये क्या है रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये लीस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है किसमें शेल में रहने के लिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा हो जाए मसलन 13.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाए तो 13.6 जो है वो स्टेट के लिए रिक्वायर्ड है और प्लस जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। तो हम कहते हैं कि फोटॉन इससे ज़्यादा एनर्जी लेकर भी उस स्टेट में क्या कर सकता है मूव कर सकता है। ठीक है, और 13.6 उसमें रहने के लिए एनर्जी चाहिए होगी ग्राउंड स्टेट में, और जो बकाया एनर्जी होगी वो उसकी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगी कन्वर्ट हो जाएगी। कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगला क्वेश्चन, कैन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कंटेन सो मैनी लाइंस व्हेन हाइड्रोजन कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये देखिएगा ज़रा, ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, इसी तरह इन्फिनिट ऑर्बिट होते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके तो इधर चला गया, ठीक है, लेकिन वापस डायरेक्ट जंप करके नहीं आएगा। ये दिन में उठा ले, पहले यहाँ से इधर आएगा तो एक लाइन छोड़ी, फिर यहाँ से इधर आएगा दूसरी लाइन छोड़ी, फिर यहाँ से इधर आएगा तो ये लाइन छोड़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड नहीं कर रही, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, ये डिपेंड कर रही होती हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर, क्योंकि ऑर्बिट बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए ये लाइंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आप छत से कोई चीज़ गिरे तो पहले उससे नीचे फ्लोर में, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे फ्लोर में आगे गिरेगी। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी तरह ये नीचे आती जाती है और जैसे जैसे नीचे आ रही है एनर्जी रेडिएट करती जा रही है, इसलिए जो हाइड्रोजन एटम है वो कंटेन सो मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर हो गया? ताकि इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करती बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर करती है, डिपेंड करती है। अच्छा जी, कहता है इज द एनर्जी कंजर्व व्हेन एन एटम एमिट अ फोटोन ऑफ लाइट। क्लियर हो गया? अच्छा देखिए ज़रा, कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है जब फोटोन ऑफ लाइट क्या होती है, एमिट होती है। देखिए ज़रा, ये पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये क्या है सेकंड शेल। इसकी एनर्जी E1, इसकी एनर्जी E2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से फोटॉन आया HF जिसकी एनर्जी कितनी है E2 माइनस E1। तो ये इसके साथ टकराया, ये एनर्जी गेन की तो जंप करके हर ऑर्बिट में क्या हो गया, चला गया। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो यहाँ से वापस आया, इसकी एनर्जी कितनी है E1, इसकी एनर्जी क्या है E2। तो फिर यहाँ से क्या होगा HF, इतनी एनर्जी का फोटोन वापस आएगा तो ये क्या आ जाएगा E2 माइनस क्या हो जाएगा E1। जितनी एनर्जी का फोटोन इसने ऑब्जर्व किया उतनी एनर्जी का फोटोन क्या होगा, ये एमिट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, पहले और बाद में एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, एनर्जी डज नॉट चेंज। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट एटम इज एक्साइटेड? इसका क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि एटम क्या है, एक्साइटेड है। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से दैट, ठीक है, एटम इज एक्साइटेड। ठीक है बच्चे, ये देखिए ज़रा, ये मेरे पास क्या है न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन, जब इसके साथ फोटॉन टकराया ये किधर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इज
इन excited state which is equal to the atom in excited state। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड स्टेट का जाने का मतलब क्या है कि एटम किस में चला गया है, एक्साइटेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटम किस में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये देखिए ये लाइट टकरा कर वापस आई, रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट ट्रैवल करते करते पाथ चेंज कर गई, रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट हर्डल से गुजरी तो ये से हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन, ठीक है। और लाइट को हमने सिंगल फेज हासिल किया, ठीक है, यानी कि डिफरेंट फेजेस में वो अब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ट्रांसफर वेव है, तो हमने सिर्फ एक फेज ऑफ वाइब्रेशन हासिल किया, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। तो लाइट में ये फिनोमिनस होते हैं, ठीक है। तो एक्सरे जो होती है, एक्सरेज आर दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। सो जब ये वेव्स हैं, सो दे कैन रिफ्लेक्ट, डायफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट एंड polarized like ordinary light, ठीक है। जो भी ट्रांसफर वेव होती हैं वो पोलराइड हो सकती हैं, स्वाई, ठीक है। और कौन सी नहीं हो सकती, जो लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, वो कभी पोलराइज नहीं, साउंड वेव्स कभी पोलराइज नहीं हो सकती। तो कैन एक्सरे बी रिफ्लेक्ट, एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्वालिटी है कि वो इन तमाम चीज़ों को क्या करे, पूरा करे, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ठीक है। तो एक्सरेज क्या होती हैं, लाइट वेव्स होती हैं, तो लिहाजा ये क्या करती हैं, ये तमाम इनमें करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पोलराइज हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, डायफ्रैक्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये वेव्स हैं, ठीक है। चाहे इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, लेकिन ये सारे फिनोमिनन पूरे करते हैं, लिहाजा जब वो वेव नेचर रखते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होने के नाते ये तमाम क्वालिटीज इसके अंदर पाई जाती हैं।